तो चैप्टर 1 का अगला प्रश्न है, अफवाह तंत्र को परिभाषित करते हुए भारत की अफवाह प्रणाली की सचित्र व्याख्या करें। तो इसमें पहला पूछा जा रहा है कि अफवाह तंत्र क्या होता है और भारत का अफवाह प्रणाली किस प्रकार है, इसकी सचित्र व्याख्या करें, अर्थात इसमें चित्र भी डालना है आपको। तो भारत की जो अफवाह प्रणाली है इसे देखा जाए तो उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है, पहला हिमालयी और दूसरा प्रायद्वीपीय। तो हिमालयी अफवाह तंत्र के अंतर्गत वैसे नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र के अंतर्गत प्रायद्वीप क्षेत्र से निकलने वाली नदियां आती हैं। तो इसे देखते हैं। अफवाह तंत्र से तात्पर्य नदियों के उस तंत्र जाल से है जिससे धरातलीय जल ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती है। तो नदियां जो है वो ढाल के अनुरूप जिस दिशा में प्रवाहित होती है उसे ही अफवाह तंत्र कहा जाता है। और ये अफवाह तंत्र किसी भी देश या प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक विशेषताओं को गहरे रूप से प्रभावित करती है। इसी कारण विश्व की प्राचीन सभ्यताओं का आविर्भाव किसी न किसी नदियों के अफवाह क्षेत्र में ही हुआ है। जैसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता का उद्भव जो ये सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदियों के किनारे ही हुआ है। तो अफवाह तंत्र क्या करते हैं, तो ये किसी देश या प्रदेश के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक विशेषताओं को गहरे रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे आप उत्तर भारत में देखेंगे, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नदियाँ हैं, खासकर गंगा नदी जिसे सबसे पवित्र नदी माना जाता है। तो यहाँ पे इतनी सारी नदियाँ होने के कारण तथा इनमें पानी का भरपूर मात्रा होने के कारण यहाँ के लोग आप देखेंगे तो रोज़ नहाएंगे। कोई भी काम करने से पूर्व यहाँ पे स्नान जरूरी होता है। आर्थिक रूप से देखें तो यहाँ पे नौकाओं का परिवहन होता है और व्यापार के लिए रास्ता भी सुगम हो जाता है। फिर आगे है, भारत जैसे उष्ण एवं मौसमी वर्षा वाले देश के लिए नदियों का विशेष महत्व है। तो भारत के लिए नदियों का विशेष महत्व है। भारत के अफवाह तंत्र को उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रमुख भागों में विभाजित करते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया जाता है, पहला हिमालयी अफवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय अफवाह तंत्र। तो हिमालय अफवाह तंत्र, इसमें मुख्यतः सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के घाटी क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है, जहाँ की अधिकांशतः नदियाँ सतवाहिनी होती है, अर्थात हमेशा प्रवाहित होती है, इसमें जल हमेशा रहता है, जिन्हें मानसून के मौसम में वर्षा तथा ग्रीष्म ऋतु में हिम के पिघलने से जल की आपूर्ति होती है। इस प्रणाली के अंतर्गत आने वाले प्रमुख नदियों का वर्णन निम्न है। तो इसमें हिमालय अफवाह तंत्र में सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों को शामिल किया जाता है। और इसकी जो नदियाँ हैं हिमालय अफवाह तंत्र की, ये हमेशा प्रवाहित होती हैं, अर्थात इसमें हमेशा जल पाया जाता है और इन्हें जल मानसून के समय वर्षा से और ग्रीष्म ऋतु में अर्थात गर्मी के समय में ग्लेशियरों के पिघलने से इसमें जल की आपूर्ति बनी रहती है। और इसका वर्णन निम्न है। पहला है सिंधु नदी तंत्र। तो सिंधु नदी तंत्र में पहला नदी जो है ये सिंधु नदी ही है। तो इसे भी देखते हैं। इस नदी का उद्गम तिब्बत में लगभग 5100 मीटर की ऊंचाई के मानसरोवर झील के निकट से होती है। तो इसका उद्गम कहाँ होता है सिंधु नदी का? तो आपको कोई भी नदी यहाँ पे लिखना है तो सबसे पहले उसके बारे में लिखेंगे कि उसका उद्गम कहाँ से होता है। तो सिंधु नदी का उद्गम जो है ये तिब्बत से होता है और तिब्बत में लगभग 5100 मीटर की ऊंचाई के मानसरोवर झील के निकट से होती है। मानसरोवर झील 5100 मीटर ऊंचाई और कहाँ पे? तिब्बत में, जो अपने स्रोत से प्रभावित होते हुए चांगला दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। तो ये निकलती है, उसके बाद भारत में कहाँ से प्रवेश करती है? चांगला दर्रे से, यहाँ पे दर्रा हो जाएगा, चांगला दर्रे से होते हुए भारत में प्रवेश करती है एवं जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र के लगभग 709 किलोमीटर की दूरी तक प्रवाहित होने के उपरांत पाकिस्तान में प्रवेश करती है। तो इस प्रकार का ये हो गया हमारा जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला क्षेत्र। तो यहाँ से निकलती है सिंधु नदी और इसके बाद ये भारत में चांगला दर्रे से एंटर करती है। उसके बाद ये वाला जो क्षेत्र है नीचे वाला, ये जम्मू कश्मीर और ये वाला क्षेत्र लद्दाख का हो गया। तो लद्दाख में 709 किलोमीटर की दूरी तक प्रवाहित होने के बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है एवं कराची के निकट अरब सागर में मिलने से पूर्व यह विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है। उसके बाद ये इधर जाती है पाकिस्तान में और जब ये अरब सागर में मिलने वाली होती है तो उससे पहले एक डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये कहाँ पे करती है? कराची के निकट अरब सागर में मिलने से पूर्व विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है।
इसकी लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर है एवं इसकी प्रमुख सहायक नदी चिनाब, झेलम, सतलज, रावी, व्यास, गिलगित, श्योक, काबुल, कुर्रम इत्यादि प्रमुख हैं। तो पहले इसका उद्गम तिब्बत में 5100 मीटर की ऊंचाई के मानसरोवर झील के निकट से और अपने स्रोत से प्रभावित होते हुए चांगला दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है और लद्दाख क्षेत्र के लगभग 709 किलोमीटर दूरी प्रवाहित करने के बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है और फिर लास्ट में जब कराची के निकट अरब सागर में मिलने वाली होती है तो ये एक विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है। फिर इसकी लंबाई कितनी है तो 2880 किलोमीटर और इसकी प्रमुख सहायक नदी में देखेंगे तो चिनाब, झेलम, रावी, सतलज, व्यास, गिलगित, श्योक, काबुल, कुर्रम इत्यादि हैं। इसी प्रकार से सारी नदियों के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल लिखना है। अब है आगे झेलम नदी। यह सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी है जो जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलकर भारत पाकिस्तान सीमा के पास पीर पंजाल पर्वत को काटकर एक गहरा गार्ज बनाती है और सिंधु की अन्य सहायक नदी चिनाब से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई कितनी है तो ये लगभग 724 किलोमीटर है। तो झेलम नदी के बारे में क्या लिखना है तो पहले लिखेंगे झेलम नदी, उसके बाद ये किसकी सहायक नदी है तो ये सिंधु की प्रमुख सहायक नदी है जो कहाँ से निकलती है तो जम्मू कश्मीर के शेषनाग झील से निकलकर भारत पाकिस्तान सीमा के पास पीर पंजाल पर्वत को काटकर एक गहरा गार्ज बनाती है, एक गड्ढा बनाती है और उसके बाद ये सिंधु की दूसरी सहायक नदी चिनाब नदी उसी से जाके मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई देखा जाए तो ये लगभग 724 किलोमीटर है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया सिंधु नदी, ये वाला ये हो गया सिंधु नदी। फिर यहाँ पे इसकी सहायक नदी झेलम नदी, झेलम नदी ये जो कि यहाँ पे देखिए ये चिनाब नदी ये नीचे वाली और इस चिनाब नदी से ये झेलम नदी यहाँ पे मिल जाती है और यहाँ पे ये पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर का निर्माण करती है। यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे ये हो गया झेलम नदी, ये इस प्रकार से जाती है और ये भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर का निर्माण करते हुए यहीं पे पीर पंजाल पर्वत को काटकर एक गार्ज बनाती है और उसके बाद जा कर के ये चिनाब नदी में मिल जाती है। ये इधर से आती है चिनाब नदी और इसमें ये मिल जाती है। इसकी लंबाई कुल कितनी है तो ये 724 किलोमीटर है। अब आगे है चिनाब नदी, तो इसके बारे में भी देखते हैं। सिंधु के इस प्रमुख सहायक नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के लाहौल जनपद के बारालाचला दर्रे से होता है। तो इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है हिमाचल प्रदेश के लाहौल जनपद के बारालाचला दर्रे से। हिमाचल प्रदेश में लाहौल जनपद बारालाचला दर्रा, जहाँ से निकलने वाली दो प्रमुख नदियों चंद्र एवं भागा नदियों के मिलने से चंद्रभागा नदी की उत्पत्ति होती है जिसे चिनाब नाम से भी जाना जाता है। तो ये कोई एक नदी नहीं है, ये दो नदियों के संगम से बनता है और तब इसे चिनाब नदी कहा जाता है। तो ये कौन कौन सी नदी है चंद्र और भागा, जब ये दोनों नदियाँ मिल जाती हैं तो इसे चंद्रभागा नदी कहा जाता है और उसके बाद इसे चिनाब नदी भी कहा जाता है। ये नदी अपने लगभग 1180 किलोमीटर प्रवाह के दौरान झेलम तथा रावी नदियों का जल ग्रहण करने के पश्चात पाकिस्तान में सतलज नदी के साथ मिल जाती है। अर्थात इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो गई चिनाब नदी की तो झेलम और रावी, ये दोनों नदियों का जल ग्रहण करने के बाद ये पाकिस्तान में सतलज नदी से मिल जाती है और इसका लंबाई देखा जाए तो ये 1180 किलोमीटर। तो ये भी सिंधु की सहायक नदी हो गई। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के लाहौल जनपद के बारालाचला दर्रे से होता है और इसका जो निर्माण हुआ है ये चंद्र और भागा नदी के संगम से हुआ है इसे ही चिनाब नदी के नाम से जाना जाता है। और ये अपनी लगभग 1180 किलोमीटर प्रवाह के बाद रावी और झेलम नदी का जल ग्रहण करती है, अर्थात इसे खुद में समा लेती है। या अर्थात झेलम और रावी नदियाँ जब इसमें मिलती हैं तो उसके बाद ये जाके पाकिस्तान में सतलज नदी के साथ मिल जाती है। तो ये हो गया चिनाब नदी। यहाँ पे देख लीजिए फिर से, ये हो गया नीचे वाला ये चिनाब नदी और चिनाब नदी में ऊपर से झेलम नदी और नीचे से रावी नदी, इन दोनों का संगम होता है। उसके बाद ये आगे प्रवाहित होते हुए सतलज नदी से जाके मिल जाती है। ये हो गया सतलज नदी, यहाँ पे ये सतलज नदी से मिलती है। अब अगला है रावी नदी। सिंधु के इस सहायक नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से होता है
जो धौलाधार की उत्तरी तथा पीर पंजाल की दक्षिणी ढालों से गुजरती हुई मुल्तान के निकट चेनाब नदी से मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई जो देखा जाए ये तो लगभग 725 किलोमीटर है। 724 किसका था, तो ये झेलम का। तो रावी नदी ये भी जो है सिंधु की सहायक नदी है और इसका उद्गम कहाँ से होता है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से। तो रावी नदी उद्गम रोहतांग दर्रा, र से रावी, र से रोहतांग दर्रा, तो इससे इसका उद्गम होता है। जो धौलाधार में धौलाधार की उत्तरी एवं पीरपंजाल की दक्षिणी ढलानों से गुजरती हुई मुल्तान के निकट चेनाब नदी से मिल जाती है। और ये मुल्तान ये भी जो है ये पाकिस्तान में है। तो धौलाधार की उत्तरी तथा पीरपंजाल की दक्षिणी ढलानों से गुजरती है और मुल्तान के निकट चेनाब नदी से मिल जाती है। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है, ये लगभग इसकी लंबाई बताया जा रहा है। इसके बाद आगे है व्यास नदी। तो व्यास नदी के बारे में, इस नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के निकट रोहतांग दर्रे के निकट स्थित व्यास कुंड से होता है, जो धौलाधार पर्वत में गहरा गार्ज बनाते हुए पंजाब के हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी से मिल जाती है। इसकी लंबाई 460 किलोमीटर है एवं ये पूर्णतः भारत में ही प्रवाहित होने वाली नदी है। तो व्यास नदी का उद्गम जो होता है ये व्यास कुंड से होता है और ये व्यास कुंड जो है ये भी रोहतांग दर्रा के पास ही स्थित है। तो ये हिमाचल प्रदेश में ही हो गया। तो हिमाचल प्रदेश के निकट रोहतांग दर्रे के पास स्थित व्यास कुंड से होता है, जो धौलाधार पर्वत में गहरा गार्ज बनाते हुए पंजाब में हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी से मिलती है। तो पंजाब में एक हरिके नामक जगह है जहाँ पे व्यास नदी जो है ये सतलज से मिलती है, यहीं पे हरिके बैराज बनता है और इसकी लंबाई 460 किलोमीटर है और यह पूर्णतः भारत में ही प्रवाहित होने वाली एकमात्र नदी है। एकमात्र नहीं कह सकते हैं क्योंकि और भी नदियाँ हैं जो भारत में ही प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया व्यास नदी और ये नीचे वाला सतलज नदी। तो ये पंजाब में यहीं पे हरिके नामक स्थान पर ये सतलज नदी से मिल जाती है। ये हो गया व्यास नदी और ये निकलती कहाँ से, व्यास कुंड से, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के निकट स्थित व्यास कुंड से। और ये पूरी तरीके से भारत में ही प्रवाहित होती है, ये पाकिस्तान में नहीं जाती है। अब है अगला सतलज नदी। इस नदी का उद्गम स्थान तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल है। तो सतलज नदी का उद्गम स्थान कहाँ है, तो तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल। सिंधु नदी का भी उद्गम तिब्बत में ही मानसरोवर झील के निकट से ही होता था, ऐसा हमने देखा। और इसका भी उद्गम जो है ये तिब्बत में कैलाश पर्वत के दक्षिण में, ये हो गया हमारा भारत, यहाँ पे कैलाश पर्वत स्थित है, इसके दक्षिण में मानसरोवर नामक झील है, उसी के निकट से इसका उद्गम होता है राक्षस ताल के समीप से। यहाँ से प्रवाहित होते हुए सिपकिला दर्रे से यह भारत में प्रवेश करती है। तो सतलज नदी सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवाहित करती है, तो इसे भी याद रख सकते हैं आप, सिपकिला दर्रा और सतलज नदी। सिपकिला सतलज एक ही जैसा है। तो ये सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है तथा हिमाचल पंजाब में प्रवाहित होते हुए रावी, चिनाब, झेलम नदियों के संयुक्त जल का परिवहन करते हुए पाकिस्तान में मिठानकोट के निकट सिंधु नदी से मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 1450 किलोमीटर है, जिसमें 1050 किलोमीटर भारत में स्थित है। तो ये भारत में प्रवेश करती है सिपकिला दर्रे से, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद फिर पंजाब में प्रवाहित होती है, फिर रावी, चिनाब और झेलम नदियों का जल खुद में समाकर उसके बाद परिवहन करते हुए पाकिस्तान में मिठानकोट के निकट ये सिंधु नदी में जाके मिलती है। और इस नदी की कुल लंबाई ये जो है ये 1450 किलोमीटर है, जिसमें से 1050 किलोमीटर ये भारत में ही प्रवाहित होती है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया नीचे वाला सतलज नदी। इसका उद्गम कहाँ होता है, तो कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल के समीप से। और ये यहाँ पे हिमाचल प्रदेश पहले तो यहाँ पे देखिए इंटर करती है सिपकिला दर्रे से और उसके बाद भारत में प्रवेश करती है और यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद पंजाब में प्रवाहित होते हुए ये अपने में व्यास, उसके बाद आगे जाती है, फिर रावी, झेलम ये सब नदियों का जल अपने में समाहित करती है और उसके बाद पाकिस्तान के मिठानकोट यहाँ पे ये सिंधु नदी से मिल जाती है। कुल लंबाई इसकी 1450 है, जिसमें से भारत में 1085
प्रवाहित होती है। तो ये हो गया सिंधु नदी तंत्र, जिसमें सिंधु नदी, झेलम, फिर रावी, उसके बाद व्यास, चिनाब, सतलज, ये नदियाँ हमने देखा। अब है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र, तो इसमें पहला नदी है गंगा। यह नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में लगभग 7000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री हिमनद से निकलती है। इसका गंगा नामकरण देवप्रयाग में नदी के 2 शीर्ष अलकनंदा एवं मंदाकिनी के मिलने से होता है। तो गंगा नदी कैसे निकलती है? तो ये गंगोत्री हिमनद से निकलती है, जो कि उत्तराखंड राज्य में गढ़वाल हिमालय में लगभग 7000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है गंगोत्री हिमनद। और इसका गंगा नामकरण कहाँ होता है? तो देवप्रयाग में होता है। और कौन कौन से नदी के मिलने से? अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी के मिलने से इसका नाम गंगा बनता है। और ये मिलती कहाँ है? देवप्रयाग में। ये नदी हरिद्वार के निकट मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। तो ये नदी हरिद्वार के पास मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है और उससे पहले ये पहाड़ी क्षेत्रों में प्रवाहित होती है। तथा उत्तर प्रदेश में प्रवाह के दौरान इलाहाबाद में यमुना गंगा नदी से मिल जाती है। तो इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज भी कहा जाता है, तो वहाँ पे यमुना नदी गंगा नदी से आके मिलती है, जिसे महाप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। महाप्रयाग। उत्तर प्रदेश के पश्चात बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से प्रवाहित होते हुए यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। पश्चिम बंगाल में इसके प्रमुख शाखा हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के बाद ये कहाँ जाती है? बिहार में। उसके बाद झारखंड में भी ये साहिबगंज। उसके बाद पश्चिम बंगाल में ही इसकी एक नदी अर्थात इसकी एक शाखा जो कि हुगली के नाम से जानी जाती है, और ये पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होती है हुगली नदी। भारत के पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में इस नदी के द्वारा विस्तृत डेल्टा का निर्माण किया गया है। तो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में इस नदी के द्वारा, गंगा नदी के द्वारा, एक डेल्टा का निर्माण किया जाता है और इसकी लंबाई देखा जाए तो ये 2525 किलोमीटर है। यह अपने उद्गम से निकलने के उपरांत लगभग 2525 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। तो गंगा नदी उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में लगभग 7000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री हिमनद से निकलती है और इसका नामकरण देवप्रयाग में अलकनंदा तथा मंदाकिनी नदी के मिलने से गंगा नाम पड़ता है। और ये हरिद्वार के निकट मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है। फिर उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में यमुना नदी इससे आके मिल जाती है गंगा नदी से, जिसे महाप्रयाग के नाम से भी जाना जाता है, महाप्रयाग। फिर उत्तर प्रदेश के बाद ये जाती है बिहार में, फिर झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल में इसकी एक शाखा अलग होती है जिसे हुगली के नाम से जाना जाता है, हुगली नदी। और भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में ये एक डेल्टा का निर्माण करती है ब्रह्मपुत्र नदी के मिलने के बाद, और यह अपने उद्गम से निकलने के उपरांत लगभग 2525 किलोमीटर प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। उसके बाद है यमुना नदी। गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदी के रूप में यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है। तो गंगा का हमने देखा गंगोत्री से, और यमुना नदी का जो उद्गम होता है ये उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय से ही उत्तराखंड के गढ़वाल हिमालय में स्थित यमुनोत्री हिमनद से होता है। इस नदी की कुल लंबाई 1376 किलोमीटर है तथा ये नदी चंबल, बेतवा, केन, हिंडन इत्यादि नदियों के जल का संग्रह करते हुए इलाहाबाद में गंगा से मिल जाती है। तो यमुना नदी की सहायक नदियाँ में कौन कौन सी होगी? चंबल, बेतवा, केन, हिंडन इत्यादि। और ये खुद किसकी सहायक नदी है? तो ये गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। तो बस आपको इतना लिखना है कि ये गंगा की सहायक नदी है और इसका उद्गम कहाँ होता है, इसकी कुल लंबाई कितनी है, और ये कौन कौन सी इसकी सहायक नदियाँ हैं, और ये खुद किसकी सहायक नदी है। तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया गंगा नदी और ये यमुना नदी। तो ये एक ही जगह से गढ़वाल, उत्तराखंड के हिमालय से निकलती है, जिसमें से गंगा नदी जो गंगोत्री और यमुना नदी यमुनोत्री से। तो ये दोनों आपस में कहाँ मिलती है? ये इलाहाबाद, जिसे प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो गया यमुना नदी, ये गंगा नदी, ये दोनों आपस में इलाहाबाद के पास मिलती है, जिसे प्रयागराज भी कहा जाता है और इसे महाप्रयाग भी कहा जाता है। फिर गंगा नदी आगे प्रवाहित होते हुए बिहार में एंटर करती है
और फिर उसके बाद यहाँ पे झारखंड का ऊपरी हिस्सा जो कि साहिबगंज है। उसके बाद ये आगे जाती है और यहाँ पे पश्चिम बंगाल में एंटर करती है, जहाँ से इसकी एक शाखा हुगली अलग हो जाती है यहाँ से। और उसके बाद ये आगे जाती है गंगा नदी, फिर बांग्लादेश में एंटर करती है, जहाँ से इससे ब्रह्मपुत्र नदी आके मिलती है। और उसके बाद यहाँ पे ये पद्मा कहलाती है जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है। और जब इसमें ब्रह्मपुत्र नदी आके मिलती है तो ये संयुक्त रूप से मेघना कहलाती है। उसके बाद ये जाके आगे यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और उससे पहले एक यहाँ पे विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में। और यमुना नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हो गई? तो ये चंबल, फिर बेतवा, इससे पहले केन, सिंध तथा हिंडन नदी। अब आगे है घाघरा नदी। गंगा के इस सहायक नदी का उद्गम तिब्बत पठार में स्थित मामचाचुंग ग्लेशियर से होता है। नेपाल के उपरांत भारत में प्रवाहित होने के क्रम में यह नदी छपरा के निकट गंगा से मिल जाती है। इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदी शारदा नदी है। इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। तो घाघरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? पहले तो ये गंगा की प्रमुख सहायक नदी है जिसका उद्गम तिब्बत पठार में स्थित मापचाचुंग ग्लेशियर से होता है, मापचाचुंग ग्लेशियर से। और नेपाल के बाद ये भारत में प्रवाहित होने के बाद गंगा में मिलती है। कहाँ पर मिलती है? तो ये छपरा के निकट गंगा से मिलती है और इसे सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसी के किनारे अयोध्या बसा हुआ और इसकी प्रमुख सहायक नदी शारदा नदी है और इसकी कुल लंबाई 1080 किलोमीटर है। उसके बाद है गंडक नदी। इस नदी का उद्गम नेपाल हिमालय के महाभारत श्रेणी से होता है। तो गंडक का निर्माण कहाँ से होता है? नेपाल हिमालय के महाभारत श्रेणी से। इसे नारायणी नदी के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इसका प्रवेश बिहार के चंपारण जिले में होता है तथा यहाँ प्रवाहित होते हुए ये हाजीपुर के निकट गंडक से मिल जाती है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो ये 400 किलोमीटर है। यहाँ पे गंगा हो जाएगा, गंगा नदी। तो गंडक नदी का उद्गम महाभारत श्रेणी से होता है, नेपाल हिमालय के महाभारत श्रेणी से। और ये भारत में प्रवेश बिहार के चंपारण जिला से करती है, बिहार के चंपारण जिले से। और हाजीपुर के निकट ये गंगा नदी से मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई 400 किलोमीटर है। उसके बाद आगे है कोसी नदी। इस नदी का उद्गम नेपाल हिमालय में स्थित गोसाई थान से होती है। तो कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल हिमालय से इसका उद्गम होता है और गोसाई थान से। इस नदी को जल की आपूर्ति एवरेस्ट, मेघालय पर्वत एवं कंचनजंगा पर्वत से होती है। भारत में यह बिहार जनपद के सुपौल जिले में प्रवेश करती है। यह बिहार में अपने मार्ग परिवर्तन तथा आकस्मिक बाढ़ के लिए कुख्यात है। इसी कारण इसे बिहार का शोक के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कुल लंबाई 730 किलोमीटर है। तो कोसी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? नेपाल हिमालय में ही स्थित गोसाई थान से होता है। और इस नदी को जल की आपूर्ति 3 पर्वत, पहला एवरेस्ट, मेघालय और तीसरा कंचनजंगा, इससे होती है। और ये भारत में बिहार जनपद के सुपौल जिले से प्रवेश करती है और ये अपने मार्ग परिवर्तन के लिए तथा बाढ़ लाने के लिए कुख्यात है और इसी कारण इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। ये तुरंत अपना मार्ग परिवर्तन कर लेती है और इसकी कुल लंबाई 730 किलोमीटर है। इसका और एक नाम है सप्तकोसी, सप्तकोसी। इसके अलावा रामगंगा नदी, बागमती नदी, कमला बलान, महानंदा नदी उत्तर में मिलने वाली प्रमुख नदी है, जबकि पुनपुन, फल्गु, सकरी इत्यादि प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियाँ दक्षिण से गंगा नदी में मिलती हैं। तो ये हो गया गंगा नदी तंत्र। अब हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र विश्व की एक प्रमुख नदी तंत्र है जिसकी कुल लंबाई 2580 किलोमीटर है। ये इस नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट चेमा योंगडोंग ग्लेशियर से होता है। तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। तो यह इसकी लंबाई कितनी है? 2580 किलोमीटर। और इसका उद्गम जो है ये तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट एक ग्लेशियर से होता है जिसका नाम है चेमा योंगडोंग ग्लेशियर।
और तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। भारत में इसका प्रवेश अरुणाचल प्रदेश में दिबांग नदी के नाम से होता है। तो जब ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिबांग के नाम से जाना जाता है। जब इस नदी से दिहांग एवं लोहित नदी मिलती है तब इसका नामकरण ब्रह्मपुत्र के रूप में किया जाता है। देखिए ये सब मैंने प्रीलिम्स में बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है और आपको लोकेट करके भी दिखाया है कि कहाँ दिहांग नदी और कहाँ लोहित नदी मिलती है। इससे आकर के एक एक डिटेल में बताया है, तो आप पहले उसे देख लेंगे तो आपको इसे समझने में आसानी होगी। तो लोहित नदी और दिहांग नदी से मिलती है, उसके बाद इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है। असम की घाटी से प्रवाहित होते हुए यह नदी धुबरी नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट बन जाता है कि अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है ये बांग्लादेश में किस स्थान से, कौन से स्थान से प्रवेश करती है, तो ये धुबरी नामक स्थान से प्रवेश करती है जो कि असम में स्थित है, जहाँ इसे जमुना के नाम से भी जाना जाता है। तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व यह नदी विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये गंगा नदी के साथ मिल जाती है, उसके बाद मेघना कहलाती है और उसके बाद ही एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से जाना जाता है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में सुवर्णसिरी, कामेंग, धनसिरी, काम्पली, संकांस इत्यादि प्रमुख है। विश्व की सबसे बड़ी माजुली नदी द्वीप इसी नदी के अवसादों के द्वारा ही निर्मित किया गया है। यह नदी असम में पर्याप्त बाढ़ लेकर आती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी विश्व की एक प्रमुख नदी तंत्र है और इसकी कुल लंबाई 2580 किलोमीटर है। इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो चेमा युंगडोंग ग्लेशियर से तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट, और तिब्बत में से यारलुंग सांगपो के नाम से भी जाना जाता है। जब यह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो इसे दिबांग नदी के नाम से जाना जाता है। जब इसमें दिहांग और लोहित नदी मिलती है तो इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। और असम की घाटी से प्रवाहित होते हुए ये नदी धुबरी नामक स्थान पर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। ये एक बार शायद पूछा गया था ये क्वेश्चन कि कहाँ से ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो धुबरी नामक स्थान पे, जहाँ इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। और फिर बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियों में सुवर्णसिरी, कामेंग, धनसिरी, काम्पली, संकांस इत्यादि है। और सबसे बड़ी नदी द्वीप विश्व की माजुली नदी द्वीप इसी नदी के अवसादों के द्वारा निर्मित की गई है और यह नदी असम में पर्याप्त बाढ़ लेकर आती है। फिर आगे है प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। ये समाप्त हो गया हिमालयी अपवाह तंत्र। और हिमालयी अपवाह तंत्र में हमने देखा सिंधु नदी तंत्र, सिंधु, उसके बाद गंगा नदी तंत्र और अभी ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। अब देखेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। प्रायद्वीपीय पठार एक विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र है जिसका सामान्य ढाल पूरब की ओर, इसी कारण अधिकांश नदियां जो है ये पश्चिमी घाट से निकल कर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इस तंत्र की प्रमुख नदियों का वर्णन निम्न है। तो प्रायद्वीपीय पठार का जो ढाल है ये पश्चिम से पूरब की ओर है, अर्थात ये हो गया पश्चिम और ये पूरब, ये वाला पूरब, ये वाला पश्चिम। तो इस प्रकार से ढाल है कि पश्चिम की ओर ऊंचा है और पूरब की ओर नीचा है। और इसी कारण से अधिकांश नदियां जो है ये पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। और इसकी नदियां जो है ये निम्न है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वाला भाग जो है ये ऊंचा है और इधर जाते जाते ये नीचा है। इसी प्रकार से इधर वाला जो भाग है ये ऊंचा है और इधर जाएगा तो ये धीरे धीरे कम होता जाता है। इधर ऊंचा और इधर भी ऊंचा है। इस प्रकार से इसका ढाल इधर भी है और इधर भी है। इसी कारण से आप देखेंगे कि बहुत सारी नदियाँ जो है इधर से निकलते हुए ये बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है और यहाँ से कुछ नदियाँ इधर भी जाती है। इस प्रकार से दो नदियाँ ताप्ती और नर्मदा, ये नदियाँ जाके अरब सागर में गिरती है। ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। ये हो गया नर्मदा नदी का क्षेत्र और ये वाला हो गया ताप्ती नदी का क्षेत्र। और इधर से और भी नदियाँ हैं जो जाती हैं अरब सागर में, साबरमती, माही, ये सब नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं। तो पहला है महानदी। इस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा नामक स्थान से होता है। तो प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में पहला नदी क्या आ गया, महानदी,
और इस नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से सिहावा नामक स्थान से होता है। लगभग 858 किलोमीटर की दूरी तय करने के उपरांत ये पारादीप के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ओडिशा में प्रवाहित होने के बाद ये पारादीप के निकट बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में शिवनाथ, ईब, जोंक, हंसदेव इत्यादि है और एक तेल नदी भी है। एक बार एग्जाम में पूछा गया था तेल नदी किसकी सहायक नदी है, तो ये महानदी की सहायक नदी है। तो इसका उद्गम कहाँ से हो गया? रायपुर जिले में सिहावा नामक स्थान से, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है और इसकी लंबाई 858 किलोमीटर है। और इतनी दूरी तय करने के बाद ये पारादीप के निकट बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, अर्थात ओडिशा में। और इसकी प्रमुख सहायक नदी में शिवनाथ, ईब, जोंक, हंसदेव और तेल इत्यादि है। इसके बाद है गोदावरी नदी। यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। आप लंबाई भी याद रखें और ये भी याद रखें कि भारत की सबसे बड़ी नदी है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी नदी, लंबाई 1465 किलोमीटर। और यह महाराष्ट्र के नासिक जिले में त्रयंबक नामक स्थान से निकलती है। त्रयंबक नामक स्थान से निकलती है महाराष्ट्र के नासिक जिले में, तथा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व एक डेल्टा का निर्माण करती है। तो गोदावरी नदी भी एक डेल्टा का निर्माण करती है और इसका प्रवाह क्षेत्र महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश ये है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी पेनगंगा, वेनगंगा, प्राणहिता, परवरा, इंद्रावती, वर्धा इत्यादि प्रमुख है। तो सहायक नदियों में पेनगंगा, वेनगंगा, उसके बाद प्राणहिता, परवरा, इंद्रावती, वर्धा ये सब है, जिसमें से इंद्रावती जो है ये छत्तीसगढ़ से निकलती है, वर्धा ये महाराष्ट्र में ही प्रवाहित होती है, वेनगंगा जो है ये आंध्र प्रदेश से और पेनगंगा जो है ये महाराष्ट्र से ही निकलती है और ये गोदावरी नदी में मिल जाती है। उसके बाद है अगला कृष्णा नदी। कृष्णा नदी, इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के निकट होती है। अपने 1400 किलोमीटर के प्रवाह में यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरने से पूर्व ये भी एक डेल्टा का निर्माण करती है। इसके प्रमुख सहायक नदियों में दूधगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा इत्यादि प्रमुख है। देखिए आपको लग रहा होगा कि इतनी सहायक नदियाँ कैसे याद करें, तो आपको सारा याद नहीं करना, बस एक दो इम्पॉर्टेंट याद करके रख लेना है और इसे आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद हो ही जाएगा और उसे ही आपको एग्जाम में लिखना है। तो कृष्णा नदी के बारे में क्या लिखेंगे, तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है पहले ये लिखना है। तो इसकी उत्पत्ति पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर के निकट से होती है और इसकी कुल लंबाई 1400 किलोमीटर है। और ये कहाँ कहाँ से प्रवेश करती है, तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होने के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जितनी भी नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये भी आपको लिखना है कि बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये एक डेल्टा का निर्माण करती है और उसके बाद इसकी सहायक नदियाँ, तो सहायक नदियाँ क्या क्या हो गई, दूधगंगा, मालप्रभा, घाटप्रभा, भीमा, तुंगभद्रा इत्यादि। उसके बाद है कावेरी नदी। तो इस नदी का उद्गम कर्नाटक के कोडगु जनपद की ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में स्थित है। तो इसका उद्गम क्षेत्र क्या हो गया, कर्नाटक के कोडगु जनपद में स्थित ब्रह्मगिरी पहाड़ी। अपने 805 किलोमीटर के प्रवाह के दौरान यह नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी से प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है तथा अपने मुहाने पर एक विस्तृत डेल्टा का निर्माण करती है। जैसा कि मैंने बताया जितनी भी नदियाँ जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं एक ये डेल्टा का निर्माण करेगी, तो ये भी आपको लिखना ही है। तो ये अपने प्रवाह के दौरान कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी में प्रवाहित होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है और इससे पहले ये एक डेल्टा का निर्माण करती है। प्रायद्वीप की अन्य नदियों में जल की मात्रा लगभग वर्ष भर पर्याप्त होती है। इसका प्रमुख कारण अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों मानसूनी पवनों से वर्षा का प्राप्त होना है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में हेमावती, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ, हेरंगी इत्यादि प्रमुख है। इस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए आपको ये सब अगर सारा याद नहीं हो रहा है सहायक नदी, तो आप एक भी याद रख सकते हैं, 2 भी याद रख सकते हैं और जैसा यहाँ पे लिखा है वैसा ही आपको लिख देना है। तो इस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। किसे, कावेरी नदी को। तो इसका उद्गम क्या हो गया, कर्नाटक के कोडगु जनपद में ब्रह्मगिरी पहाड़ी
और 805 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये कौन कौन सा इसका अपवा क्षेत्र है, तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी। और ये गिरती कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में उससे पहले डेल्टा का निर्माण करती है। और इसकी प्रमुख सहायक नदियों में हेमावती, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्थ एवं हिरंगी प्रमुख है। और इस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। अब अगला नदी है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी, इस नदी की उत्पत्ति कर्नाटक के कोलार जनपद से होती है। कावेरी एवं कृष्णा नदी के बीच प्रवाहित होने वाली यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है। इसका प्रवाह कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश के जनपदों में होता है। तो पेन्नार नदी का जो अपवा क्षेत्र है ये 2 ही राज्य, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश। और इसका जो उत्पत्ति है ये कर्नाटक के कोलार जनपद से ही होती है। और ये किस किस नदियों के बीच में होती है, तो कावेरी और कृष्णा नदी के बीच ये बहती है। तो वहीं लिखा है कि कावेरी एवं कृष्णा नदी के बीच प्रवाहित होने वाली यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की प्रमुख नदी है। अब आगे है अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय नदी नर्मदा नदी। तो प्रायद्वीपीय पठार में पूरब से पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरने वाली ये प्रमुख नदी है, जिसका उद्गम मध्य प्रदेश एवं छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित अमरकंटक नामक पहाड़ी से होता है। तो अमरकंटक नामक पहाड़ी से इसका उद्गम होता है नर्मदा नदी का, और ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। अपने 1300 किलोमीटर की प्रवाह में यह नदी मध्य प्रदेश एवं गुजरात से प्रवाहित होते हुए अरब सागर में गिरती है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में तवा, दूधी, शक्कर इत्यादि प्रमुख है। ये नदी अरब सागर में गिरने से पूर्व ज्वार नद मुख का निर्माण करती है, अर्थात एस्चुरी का निर्माण करती है। ये नदी विंध्याचल, यहाँ पे विंध्याचल हो जाएगा, विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य प्रवाहित होती है तथा अपने रास्ते में मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास संगमरमर सेल वाले क्षेत्र में प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है। तो इसमें भी आपको उसी तरह लिखना है। पहले तो इसकी विशेषता क्या है, तो ये पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, जिसमें इसका उद्गम हो गया मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित अमरकंटक नामक पहाड़ी से। और इसकी लंबाई कुल हो गई 1300 किलोमीटर। और इसका प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश एवं गुजरात है। उसके बाद इसकी सहायक नदियाँ तवा, दूधी, शक्कर इत्यादि। और ये नदी अरब सागर में गिरने से पहले एस्चुरी का निर्माण करती है। और उसके बाद ये नदी विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत के मध्य प्रवाहित होते हुए अपने रास्ते में मध्य प्रदेश के जबलपुर के पास, आपको लिखना है जबलपुर के पास, ये धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है, अगर आपको इतना याद नहीं रहा तो यहाँ पे मैंने दिखाया था कि ये वाला जो क्षेत्र है ये नर्मदा नदी का क्षेत्र है। आप यहाँ पे बीच में देख सकते हैं, यहाँ पे बीच में गैप बन गया है, ये नर्मदा नदी के कारण ही। और ये ऊपर वाला जो है ये पहाड़, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, और ये सतपुड़ा, ये उठा हुआ हिस्सा आपको दिख रहा होगा। ऊपर में विंध्याचल पर्वत श्रेणी और नीचे सतपुड़ा, और इसके बीच में नर्मदा नदी। और यहाँ पे हो गया सतपुड़ा, और यहाँ पे अजंता, और इसके बीच में ताप्ती नदी, यहाँ से ताप्ती नदी प्रवाहित होती है। और ये भी दोनों अरब सागर में गिर जाती है। तो आगे देखेंगे तापी नदी या फिर ताप्ती नदी। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में महादेव की पहाड़ी से होती है। तो इसका उद्गम कहाँ हो गया, मध्य प्रदेश में ही होता है, ये बैतूल जिले के महादेव पहाड़ी से। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण से प्रवाहित होते हुए लगभग 730 किलोमीटर की दूरी तय करने के उपरांत अरब सागर में स्थित खंबात की खाड़ी में जा गिरती है। इसका प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात में फैला हुआ है। देखिए सबकी लंबाई आपको याद नहीं रखना होगा, आप कुछ मुख्य मुख्य नदियों की लंबाई याद रख सकते हैं। तो ताप्ती नदी का उद्गम कहाँ हो गया, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में महादेव की पहाड़ी। और सतपुड़ा पर्वत के ये दक्षिण में प्रवाहित होती है। लगभग 730 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद ये अरब सागर में स्थित खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और इसका प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात है। अब है माही नदी। तो इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत से होता है तथा 530 किलोमीटर की दूरी तय करने के उपरांत ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। तो माही नदी की एक विशेषता है कि ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा। तो ये हो गया हमारा भारत कुछ इस प्रकार से। तो ये बीच से गुजरती कर्क रेखा, और ये माही नदी
कर्क रेखा को 2 बार काटती है और खंबात की खाड़ी में जा गिरती है। तो इसका उद्गम विंध्याचल पर्वत से होता है। माही नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत तथा 530 किलोमीटर की दूरी है तय करने के बाद ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। और आप यहाँ ये भी ऐड कर सकते हैं कि कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अब आगे है साबरमती नदी। साबरमती नदी प्रायद्वीपीय भारत की अन्य प्रमुख नदियों में अरब सागर में गिरने वाली नदियों में लूनी नदी, लूनी नहीं है, बस यहाँ पे साबरमती ही होगा। तो साबरमती ये जो कि है अरब सागर में गिरने वाली नदी है। लूनी नदी तो अरब सागर में गिरती ही नहीं है, ये बल्कि कच्छ के रन में ही प्रवाहित होते हुए समा जाती है। कच्छ का रन। तो ये हमने देख लिया अपवाह प्रणाली के बारे में, भारत की अपवाह प्रणाली, जिसे हमने 2 भागों में विभाजित करके देखा उत्पत्ति के आधार पे, जिसमें पहला हिमालयी और दूसरा प्रायद्वीप। अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन अपवाह तंत्र के बारे में पूछा जाता है तो आप इसे लिख सकते हैं आराम से। और एक छोटा सा प्रश्न यहाँ से बन रहा था, हिमालयी तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अंतर स्पष्ट करें। तो इसे भी आप आराम से कर सकते हैं। तो इसमें हमें अंतर दिखाना है हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में। तो हिमालय एवं तथा प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर। पहला हिमालय नदियाँ। तो हिमालय नदियाँ जो है ये सदा नीरा है, अर्थात हमेशा इसमें जल आपको देखने को मिलेगा। पहला तो गर्मी के समय अर्थात ग्रीष्म में हिम के पिघलने से, ग्लेशियरों के पिघलने से तथा मानसून के समय वर्षा के कारण इसमें आपको जल देखने को मिलेगा। हिम जल एवं वर्षा जल पर निर्भर है, अर्थात जल प्रवाह सतत है। ये सदा नीरा नदियाँ हैं हिमालय नदियाँ। उसके बाद जल ग्रहण क्षेत्र काफ़ी बड़ा है, अर्थात विशाल द्रोणियाँ पाई जाती है। तो इसका जल ग्रहण क्षेत्र बहुत बड़ा है, अर्थात इसमें बहुत ज़्यादा जल की मात्रा होती है। जैसे गंगा नदी को ही देख लें, ब्रह्मपुत्र नदी को ही आप देख लें, तो इन नदियों में जल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, अर्थात विशाल द्रोणियाँ पाई जाती है। उसके बाद अगला पॉइंट, तीव्र अपरदन के कारण हिमालय में गहरी घाटियाँ एवं महाखड़ बनाती है। तो ये निकलती ही है पहाड़ी क्षेत्र से, जिसके कारण ऊंचाई होने के कारण ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से अपरदन करती है और इसी कारण घाटियाँ यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बनती है और महाखड़ अर्थात गार्च बनते हैं। अगला पॉइंट, तीव्र अपरदन हिमालयी नदियों की युवावस्था को दर्शाता है। फिर अगला है, मैदानों में विसर्प मार्ग का अनुसरण करती है एवं मार्ग परिवर्तन करती है। तो ये हिमालयी नदियाँ जो हैं ये कुछ इस प्रकार की आकृति से बहती हैं, विसर्प आकृति, इसे ही कहा जाता है विसर्प आकृति। और साथ ही साथ ये मार्ग परिवर्तन करने के लिए भी प्रसिद्ध है। जैसे कि आप देखेंगे कोसी नदी भी मार्ग परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है, जिसके कारण इसे बिहार का शोक के नाम से जाना जाता है। तो ये मार्ग परिवर्तन करती है तथा इनका आकार ये सर्पनुमा, विसर्पनुमा होता है। फिर आरंभ में, यहाँ पे आरंभ हो जाएगा, आरंभ में भी आकार की घाटी, ऊंचे जलप्रपात और अंत में विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। तो इसकी विशेषता क्या है, तो पहले जब हिमालय से निकलेगी ये नदियाँ, तो मान लीजिए कोई पर्वत है और यहाँ से इससे भी ऊंचे पर्वत से नदियाँ निकल रही है, तो पहले ये क्षेत्र को काटेगी, धीरे धीरे इस प्रकार से काटते जाएगी और ये भी आकार की घाटी बना लेगी। और भी आकार की घाटी बनाने के बाद ये ऊंचा ऊंचा जलप्रपात बनाएगी। और इसमें इतना ज़्यादा अपरदन होता है कि अपने साथ बहुत ज़्यादा अवसाद को लेकर के अपने मुहाने पे एक डेल्टा का भी निर्माण करती है। तो ये आरंभ में भी आकार की घाटी, ऊंचे जलप्रपात और अंत में विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। फिर अपेक्षाकृत लंबी है एवं इनकी संख्या अधिक है। तो इनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हिमालयी अपवाह तंत्र की नदियों के बारे में। तो यहाँ कितनी सारी नदियाँ हैं आप देख सकते हैं, और इसकी लंबाई जो है ये प्रायद्वीपीय नदियों की अपेक्षा लंबी होती है। और अधिकांश नदियाँ हिमालय के उच्चावच के अनुवर्ती नहीं है, ये पूर्ववर्ती है। अफवाह का सुंदर उदाहरण है, अर्थात ये हिमालय के निर्माण के बाद नहीं निकली है, बल्कि ये पहले से ही, हिमालय के निर्माण के पहले से ही बहुत सारी नदियाँ जो है ये बह रही है, और ये अफवाह का एक सुंदर उदाहरण है। उसके बाद है, मैदानी भाग में नाव एवं सिंचाई के लिए उपयोगी है। तो जब ये मैदानी भागों में प्रवेश करती है हिमालय नदियाँ, तो यहाँ पे नौका चलाना सुगम्य हो जाता है और इससे सिंचाई का कार्य भी आसानी से किया जाता है। तो इतने सारे पॉइंट हम हिमालय अपवाह तंत्र में लिख सकते हैं।
और उसके बाद है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। तो केवल वर्षा जल पर निर्भर है, अर्थात जल प्रवाह ऋतुनिष्ठ होता है, अर्थात जब भी मानसून का समय होगा तब यहाँ पे आपको जल काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेगा। जल ग्रहण क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है, अर्थात छोटी द्रोणियाँ होती है। तो जितना भी हमने हिमालय नदी तंत्र में देखा उसी का ऑपोजिट आपको प्रायद्वीपीय नदी तंत्र में लिखना है। फिर है कम आवर्तन के कारण उथली घाटियाँ पाई जाती है। यहाँ पे आवर्तन नहीं होता है, जिसके कारण इसका घाटी जो है ये छोटी छोटी होती है। जैसे हिमालय नदी तंत्र की जो घाटियाँ बनती है उसकी घाटी बड़ी बड़ी होती है और भी आकार की होती है। उसी के ऑपोजिट यहाँ पे कम आवर्तन के कारण उथली घाटियाँ बनती है। फिर इस क्षेत्र की नदियाँ प्रौढ़ावस्था में है, अर्थात ये नदियाँ अपनी आयु को युवावस्था को ख़त्म कर चुकी हैं और ये प्रौढ़ावस्था में एंटर कर चुकी हैं। यह आधार पर तल को प्राप्त कर गई है या कर रही है। फिर अपेक्षाकृत सीधा एवं रेखीय मार्ग का अनुसरण करती है। जिस प्रकार से हिमालय की नदियाँ जो है ये विसर्प आकृति बनाती हैं और अपना मार्ग परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध होती है, उसी के ऑपोजिट ये जो है सीधा और रेखीय मार्ग का अनुसरण करती है। इसकी जो आकृति है ये लगभग सीधा ही जाएगी। उसके बाद है उथली घाटियाँ छोटे जलप्रपात डेल्टा एवं ज्वारनद मुख बनाती हैं। तो इसकी घाटियाँ उथली होती है, जलप्रपात ये छोटे छोटे होते हैं, डेल्टा तथा ज्वारनद मुख दोनों ही बनाते हैं। फिर कम लंबी है एवं संख्या कम है। जिस प्रकार से हिमालय क्षेत्र की जो नदियाँ थी उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा थी और उनकी लंबाई भी काफ़ी ज़्यादा है। फिर अधिकांशतः उच्चावच के अनुसार बहती है। केवल डेल्टाई भाग में नौगम्य है पर जल विद्युत परियोजना की दृष्टि से अधिक उपयोगी है। तो इसमें हर क्षेत्र में नौगम्य नहीं हो सकता है, केवल डेल्टाई भाग में ही होगा, लेकिन ये जल विद्युत की दृष्टि से, जल विद्युत परियोजनाओं की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। इसी कारण इन नदियों में जल विद्युत परियोजनाएं चलाई जाती हैं। तो ये हमने देख लिया इसका अंतर भी, हिमालय तथा प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में अंतर, और एक एक नदियाँ भी देखा हमने हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत की। तो इससे कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो आप बना लेंगे। और ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे।